नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, जोशी मठ का नाम बदलकर क्या और कोसियाकुटोली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जोशी मठ नेम हैज बीन नेम्ड एज व्हाट एंड कोसियाकुटोली एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ज्योति मठ और कैंची धाम। उत्तराखंड सरकार ने जोशी मठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और कुसियाकुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम कर दिया है। जोशी मठ वह स्थान है जहां 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुसियाकुटोली वह जगह है यहाँ बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम स्थित है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असम। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री संतुष्ट योजना यानी मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता के साथ शिक्षा को बढ़ावा देकर राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाना है। इस योजना से राज्य की लगभग 10 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्राओं को सरकार की ओर से प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। लड़कियों के लिए 3 साल या 4 साल के डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को प्रति माह 1200 रुपये मिलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड डिग्री में नामांकित छात्राओं को प्रति माह 2500 रुपये मिलेंगे। कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? Which country will host the Junior Hockey World Cup in 2025? The right answer is option number D, भारत। एक ऐतिहासिक फैसले में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 24 टीमों के पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया है, जो दिसंबर 2025 में होगा। भारत अपनी समृद्ध हॉकी विरासत के साथ पहले 3 बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है और 2 बार घरेलू मैदान पर खिताब जीत भी चुका है। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 56 वर्षीय राजनेता को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसकेएम ने राज्य विधानसभा चुनाव में 32 में से 31 सीटें जीती थी। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से हटने का निर्णय लिया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द रसिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अर्मेनिया। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने घोषणा की है कि उनका देश सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से बाहर निकल जाएगा। पाशिन्यान ने गठबंधन के सदस्यों पर अजरबैजान का साथ देने का आरोप लगाया, जिसने सितंबर में नारगोनो करबाख क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया था। मॉस्को द्वारा नारगोनो करबाख संघर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद से अर्मेनिया के रूस के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। रूस ने 3 साल पहले विवादित क्षेत्र को लेकर अजरबैजान के साथ 44 दिनों के युद्ध को समाप्त करने वाले शांति समझौते के गारंटर के रूप में काम किया था। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में
हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा, ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जाकर के आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना गया? Which of the following country was not elected as a non-permanent member of the UN Security Council for a 2-year period beginning 2025? The right answer is option number D. भारत को नहीं चुना गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है, जिनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापित संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। शहरी क्षेत्रों में किस राज्य के उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया? Which state consumers spend most on milk and milk products in urban areas? The right answer is option number A. हरियाणा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का देखेंगे तो तमिलनाडु ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे आगे रहा। दूध और दूध उत्पाद के बारे में देखेंगे तो हरियाणा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे आगे रहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजप्रिय सिंह। भारतीय वन सेवा के 2010 बैच के अधिकारी राजप्रिय सिंह को
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए की गई सिफारिश के बाद हुई है और यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना द्वारा शासित है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेल्लयन सुबैया। भारतीय उद्यमी वेल्लयन सुबैया ने मोनाको में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 खिताब जीता। यह सम्मान पाने वाले वह चौथे भारतीय बन गए हैं। वे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के अध्यक्ष हैं। 47 देशों के 51 विजेताओं में से चुने गए सुबैया को 2023 इंडिया अवार्ड जीतने के बाद वैश्विक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभयारण्य होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। इस वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की मौजूदगी के सबूत मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित यह वन्यजीव अभयारण्य भारत नेपाल सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वाज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। भारत ने इस मंत्री स्तरीय बैठक में सिंगापुर में भाग लिया, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में की गई महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस फ्रेमवर्क को 23 मई 2022 को टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था, जिसमें 14 देश शामिल हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाता है कि किसी मृत व्यक्ति को भविष्य में पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उसे फ्रीज करने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? समटाइम्स सीन इन द न्यूज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीजिंग एन इंडिविजुअल हु हैज डाइड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिवाइविंग द इंडिविजुअल समटाइम इन फ्यूचर इज नोन एज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत व्यक्ति को भविष्य में किसी समय पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से फ्रीज किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नमूनों को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके अंगों, कोशिकाओं, ऊतकों या किसी अन्य जैविक संरचना को संरक्षित करती है। सही जवाब है क्रायोनिक्स। अमोल काले का हाल ही में न्यूयॉर्क में भारत पाक मैच के दौरान निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? अमोल काले पास्ट रिसेंटली इन द इंडो पाक मैच इन न्यूयॉर्क। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह जो मैच था यह T20 वर्ल्ड कप का मैच था जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। संजीत खरेल ने किस राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है? संजीत खरेल हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गंगटोक स्थित राजभवन में संजीत खरेल को राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। वे नामथांग रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण को कहीं ज़्यादा गर्म करती है। 2020 में इस तरह के वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन का लगभग 11% भारत से था, जो 16% के साथ केवल चीन से ही पीछे था। चीन है नंबर 1 पे और भारत है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है अमेरिका, ब्राज़ील चौथे स्थान पर और 5वें नंबर पर रूस। किस फिनटेक फर्म ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए UPI आधारित भुगतान सक्षम करने के लिए
राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है? विच फिनटेक फर्म हैज़ पार्टनर्ड विद राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी टू इनेबल UPI बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ़ोनपे। भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी फ़ोनपे ने श्रीलंकाई राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग से श्रीलंका में भारतीय यात्री पिकमी राइड के लिए भुगतान करने के लिए फ़ोनपे के UPI भुगतान विकल्प का उपयोग कर सकेंगे, जिससे कैशलेस लेन देन संभव होगा और यात्रा सुविधा बढ़ेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विद whom हैज़ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट इंडियन आर्ट एंड कल्चर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत इस संस्था द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण संसद टीवी पर किया जाएगा और संसद टीवी को इस संस्था के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री तक भी पहुंच प्राप्त होगी। भारत ने आपदाग्रस्त पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वर्थ हाउ मेनी मिलियन US$ टू डिजास्टर हिट पापुआ न्यू गिनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलियन। भारत ने हाल ही में आपदाग्रस्त पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है, जो वहाँ पहुँच गई है। मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्ट मोरेस्बी हवाई अड्डे पर पापुआ न्यू गिनी के विदेश मंत्री जस्टिन ताकाचेंको और रक्षा मंत्री बिली जोसेफ मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया में स्थित एक देश है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट MD ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक यानी MD होंगे। इन्हें सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए अनुशंसित किया गया है। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खांडू हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ईटानगर के दोरजी खांडू कन्वेंशन हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। अभी वहाँ के राज्यपाल कौन थे जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज GMAX 24 नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है? विच इंडियन नेवल शिप participated in the GMAX 24 naval exercise? The right answer is option number C, INS शिवालिक। जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। GMAX 24 आयोजन का अभ्यास जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। जापानी नौसेना को जापान समुद्री आत्मरक्षा बल कहा जाता है। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक GMAX 24 अभ्यास में भाग लिया इन्होंने, जबकि जापान की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किया गया गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगिडी द्वारा। स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक के किस निर्वाचन क्षेत्र से अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली प्रियंका जारकीहोली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकीहोली became the youngest tribal women to enter parliament from an unreserved seat in Karnataka since independence? The right answer is option number B, चिक्कोडी। कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली ने चिक्कोडी से मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराया। ये आज़ादी के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया? हु रिलीज्ड द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। CPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक संकलित सबसे बड़ा डेटा सेट है।
विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में 78 सीटें जीतकर बीजेपी 24 साल बाद सत्ता में लौटी है। ये 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनुसूचित जनजाति से हैं। कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में किया गया है? नहीं, इसका उल्लेख नहीं है, यह कथन गलत है। वह लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं है, यह भी कथन गलत है, वह मेंबर होते हैं उसके। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 दोनों गलत है। विपक्ष के नेता लोक लेखा के अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य होते हैं और कई संयुक्त संसदीय समितियों के सदस्य भी होते हैं। अभी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने हैं? राहुल गांधी। अग्निपथ योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अग्निपथ स्कीम। कौन सा कथन सही है यह बताना है। अग्निपथ का उद्देश्य 4 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी और गैर अधिकारी पदों के लिए कर्मियों की भर्ती करना है, यह गलत है। इसका उद्देश्य अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों, सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों को जो कमीशन अधिकारी नहीं हैं उन्हें 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त करना है। कुल वार्षिक भर्ती में से केवल 25% को ही अस्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, यह तो बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ही सही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह बिल्कुल सही है। यह लाभ प्रत्येक 3 माह की अवधि के लिए नहीं, 3 माह के लिए नहीं बल्कि 4 माह में दिया जाता है, 3 समान किस्तों में। तो यह कथन भी गलत हो गया। 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि के मालिक व्यक्ति या किसान परिवार पात्र राशि का केवल आधा हिस्सा पाने के प्राप्त है, यह कथन तो पूर्णतः गलत है। तो सही कौन सा है? केवल पहला स्टेटमेंट, ओनली 1 इज करेक्ट। हुनर से रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हुनर से रोजगार स्कीम। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह पहल पूर्णतः कौशल विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, नहीं यह गलत है। यह पूर्णतः पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य 18 से 28 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। गलत, दीर्घकालिक नहीं बल्कि अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो यह भी गलत हो गया। यह योजना पर्यटन को आर्थिक महत्व देती है और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है, यह तो बिल्कुल सही कथन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यह गलत है कथन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों का सुझाव दे सकता है, यह सही है। राज्यसभा सांसद उस राज्य के 1 या 1 से अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे निर्वाचित हुए हैं, यह भी कथन सही है। सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।